देखो भाई, ठीक है, पहले तुम्हारे डाउट बता थे, ये मैं डाउट बता रहा हूँ जो मैं तुम्हें शीट दे रही थी दूसरी वाली टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 के जो पीछे मैंने क्वेश्चन लेकर के उसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मैट्रिसेस वाली जो शीट थी उसमें हमने क्या रखा, 3 schools A, B and C organized मेला for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade pans, mats and plates from recycling material at a cost of this and this. तो हमें क्या रखा है, 3 स्कूल है A, B, C, इन्होंने क्या करा, 3 चीजें बनाई, फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स बनाई, ठीक है, फैंस की कॉस्ट दे रही है, मैट्स की कॉस्ट दे रही है, प्लेट्स की कॉस्ट दे रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स का नीचे हमें डाटा दे रखा है। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द, अभी जो ये वाला 4 है, ठीक है, उसे काट देना, क्वेश्चन नंबर 4 2 बार ही लिख रखा ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 2 बार लिख रखा तो ऊपर वाले को काट देना क्योंकि वो पूरा एक क्वेश्चन है। तो अब हमें सिंपल दे रखा है कि तीनों स्कूल ने कितने हैंडमेड फैंस बनाए, मैट्स बनाए और प्लेट्स बनाए, ठीक है। अब हमें आगे क्या कर रहा है, फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली, तो हर एक स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट करा, ठीक है। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट क्या है कि आपको, ठीक है, जो ये कॉस्ट दे रही थी, क्या दे रही है, ठीक है, कॉस्ट दे रही थी ना हमें, ठीक है, और हमें इंडिविजुअल क्या निकालना है कि उन स्कूल्स ने टोटल कितना फंड कलेक्ट करा, ठीक है। तो मैंने ए कोई क्या मान ली, ठीक है, ए मैंने मान ली कोई मैट्रिक्स, ठीक है, और ए ना मान के एक्स मान लो क्योंकि ये तो पहले से ही बने, ठीक है। तो मैंने एक्स मैट्रिक्स क्या मानी कि जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे अलग अलग स्कूल के, ठीक है। तो अलग अलग स्कूल के क्या क्या आर्टिकल दे रखे, तो हमें दे रखा है कि भाई ये 40, 25 और 35, ये दे रखा 50, 40 और 50, और ये क्या दे रखा है 20, 30, 40, ठीक। अब हमें सिंपल अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी रो किसकी है, और ये है स्कूल ए, ये स्कूल बी, स्कूल सी, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये हैंडमेड फेंस, ठीक है, हैंडमेड फेंस, ये है मैट्स और ये है प्लेट्स, ठीक। तो मतलब ए स्कूल ने फेंस कितने बनाए 40, बी स्कूल ने फेंस कितने बनाए 25, ठीक है। तो हमें ये सारा क्वांटिटी दे रखी है। अब हमें ये भी दे रखी है कॉस्ट, ठीक है। तो एंड बी हमने जो वाई मैट्रिक्स हमने लेट कर ली, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या लिख दिया, कितनी है कॉस्ट 25 रुपीज, 100 रुपीज और 0.50 है, ये क्या है, ये 0.50, सारे पॉइंट में है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, 50 है सारे, रुपीज ही है, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने वाई मैट्रिक्स मान ली, सिंपल लैंग्वेज पे लिख सकते हो, ठीक है, कि वाई का मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉस्ट पर आर्टिकल, ठीक है। अब हमें जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो रो इनटू क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। जबकि ये तुम्हें दिख रहा है कि भाई ए स्कूल का जो फैन है, तो फैन की मल्टीप्लाई फैन की कॉस्ट से होना चाहिए, ठीक है। मैट की मल्टीप्लाई, सॉरी ये क्या था, ये भी फैन था, तो फैन की मल्टीप्लाई फिर किससे हो जाएगी, ये किसकी कॉस्ट दे रही थी, उसकी, मैट की दे रही थी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें तो बस ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करनी जो फैन की मल्टीप्लाई फैन से हो, मैट की मल्टीप्लाई मैट से हो, ठीक है, और जो आखिर में देखो प्लेट की मल्टीप्लाई प्लेट से हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस मैट्रिक्स को चेंज करो, ठीक है, क्या, या इस मैट्रिक्स को चेंज करो या इसको चेंज करो, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब क्योंकि ये तो फैन 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 है, ठीक है, अब हमें तो स्कूल ए का निकालना है ना, स्कूल ए का, तो हमें इसकी वो करनी पड़ेगी। तो हमने करा क्या, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसपोज करने पे फायदा ये हुआ कि 40, 50, 20, और ये क्या हो गया, ठीक है, 25, 40, 30, 35, 50, ठीक है। ट्रांसपोज करने से फायदा ये हुआ, अब देखो जो ये एबीसी है वो इधर आ गए, और जो ये फैंस है,
ठीक है, मैट्स हैं और प्लेट्स इधर आ गई। अब इस वाई मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, तो वाई मैट्रिक्स क्या थी, 2550 रुपीस, और ये किसकी कॉस्ट थी, फैन की, ये किसकी कॉस्ट थी, मैट्स की, ये किसकी कॉस्ट थी, प्लेट की, पर यूनिट। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो बताओ ये ए स्कूल, ये पूरा ए स्कूल हो जाएगा ना, तो इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, इसी भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, इसका भी आप क्या करोगे, ट्रांसपोज। ठीक, अब ट्रांसपोज नहीं हो लगता है, ट्रांसपोज तो स्टार्टिंग से इतना दिमाग ला के रखो, फिर ये तो क्वेश्चन ही था ना हम पे। ठीक है, मतलब ये डाटा तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो अगर तुम्हें सीधा इतना सोच सकते हो तो सीधा इसे ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, सीधा ही एक्स मैट्रिक्स से दो। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए करा कि क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था। ठीक है, ये नहीं दे रखा था तो इसे तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। लेकिन हमें पता ऐसे में चलेगा, वो तुम देखो, वो हमें पता ऐसे में चलेगा कि हमें स्कूल ए का निकालना था ना। अब देखो स्कूल, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। ठीक है, और उस वाले में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, जैसे अभी ये है ना, ये अब ये 3 into 3 रहता, अब ये क्या रहता, 1 into 3। तो पहली बात तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा क्या निकलेगा, कितना फंड कलेक्ट हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या करा, अब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा भी तो 3 into 3 रहेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया, समझ में आया। अब इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसे डायरेक्ट वाई मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते थे, ये तो नहीं गिवन था ना आपको भैया। हाँ, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, सही है, वो भी तरीका सही है। ठीक है, वो भी बिल्कुल तरीका सही है। ठीक, अब इतना कर लिया हमने। इसके बाद सिंपल स्कूल ए, ये पूरा है और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है, रो इनटू कॉलम होगा ना। ठीक है, फिर रो इनटू कॉलम होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो x ट्रांसपोज इनटू y ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, x ट्रांसपोज इनटू y ट्रांसपोज आ जाएगा। ये 3 into 3 है, ये कितना है, 3 into 1। तो नई मैट्रिक्स कितनी की आएगी, 3 into 1 की आएगी, मतलब कॉलम मैट्रिक्स 40 into 25, 40 into 25 प्लस 50 into 100 प्लस 20 into 50, फिर तो ये आपका निकला स्कूल ए का। स्कूल ए में इतना फंड कलेक्ट करा, क्योंकि देखो फैन की मल्टीप्लाई फैन की रेट से हुआ और मैट का मल्टीप्लाई मैट के रेट से हुआ। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फैन की मल्टीप्लाई तुम किसी और से मैट के रेट से करे, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में भी तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो मतलब मैट्रिक्स में भी तुमने ये दिमाग लगाना है हर बारी। ठीक है, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हर बारी ऐसी होगा। ठीक है, हर बारी ट्रांसपोज करने की जरूरत भी नहीं थी, कई बारी वो तुम्हें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करो तो 25 into 25 प्लस 40 into 100 प्लस 30 into 50। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करो 35 into 25 प्लस 50 into 100 प्लस 40 into 50। ठीक, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, स्कूल सी, कितना फंड कलेक्ट हुआ, ये सारे रुपीज में है। तो टोटल फंड कलेक्टेड बाय स्कूल ए, तो स्कूल ए ने कितना फंड कलेक्ट करा होगा वो निकाल दो। तो ये कितना निकल जाएगा, 1000 प्लस 5000 और ये कितना निकलेगा, 1000। फिर ऐसे ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4000, ये निकलेगा 300। फिर ये कितना निकलेगा, 825। पक्का 35 into 25। ठीक है, तो 350 350 कितना हो जाएगा आपका, 100 लग सकता है ना, जो हमने वो बताया 700। हाँ बिल्कुल लग सकता है। 25 25 15 25 27। ठीक है, 870 ठीक है, प्लस ठीक है 5000 प्लस 2000। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई स्कूल ए ने, ठीक है, स्कूल ए ने कितना करा, 5 6 7 7000 फंड कलेक्ट करा। फिर ये हो जाएगा आपका 2008। ठीक है, 6125 हो जाएगा, 55 100 प्लस 25 6125, और ये हो जाएगा 7875। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल ए ने इतना फंड कलेक्ट करा है, स्कूल बी ने इतना है, स्कूल सी ने इतना। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट वाला को आप ट्राई करो। ठीक है, नहीं आएगा तो
मैं बता दूंगा, फोड़ नहीं करना है, ठीक, फोड़ नहीं आप, कोई नहीं, तुम ट्राई करके ले जाओगे। ठीक है, तो ये जो अभी हमने करा, ये तो था आपका मैट्रिसेस का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डाउट था। अब बात आते हैं जो हमने स्टार्ट कर दिया डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया। डिटरमिनेंट की हमने पहली एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, पहले एक्सरसाइज में बहुत बेसिक है कि भाई डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है 2 into 2 का और 3 into 3 का। ठीक है, पहले एक्सरसाइज बहुत बेसिक है, बस मैंने उसमें एक फॉर्मूला प्रूव कराया। ठीक है, फॉर्मूला क्या मतलब कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू, ठीक है, k की पावर n इनटू डिटरमिनेंट a, वेयर n क्या होता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स पे क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रूव करा रखा है, इसे ध्यान से देखना, बाकी डिटरमिनेंट निकालना हमें आता ही है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट है, तो सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट में सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उससे पहले वो पहली वाली वीडियो देख ले, ये तो डिटरमिनेंट निकालना नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, ठीक है, और ये टॉपिक लगभग मैं कह रहा हूँ 7 दिन चलेगा, तो जरा ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ठीक, अब मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इस पे बेस कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी पूरी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉपर्टी 1 क्या, एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, तो तुम अपनी बुक में पढ़ सकते हो, मेरा काम है तुम्हें समझाना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 कहती है कि इफ वी चेंज ऑल रोज इनटू कॉलम, क्या अगर सारी रोज को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं या सारे कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट, जैसे मान के चलो कोई डिटरमिनेंट है, एक एग्जांपल ले लेता हूं फिक्स। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिया है कोई डिटरमिनेंट ले लिया 2 3 4 1 5 2 3 1 4, ये कोई डिटरमिनेंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ले लिया, तो मैंने कहा अगर मैं इसकी सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, प्रॉपर्टी फर्स्ट समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं इसकी सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले डेल थी, तो अभी भी क्या होगी, डेल। ठीक है, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं सारी रोज को किसमें कन्वर्ट कर दूं, कॉलम्स में, या सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दूं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं तुम्हें प्रूफ भी करा देता हूं। अब जैसे ये था, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, 2। ठीक है, 5 to 1, फिर इसे कवर अप कर दो, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 2 1 जा 2, फिर नेगेटिव पोजीशन है। ठीक है, फिर इसे कवर अप कर दो, तो 1 into 4 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, फिर इसे +4। ठीक है, फिर इसे कवर अप कर दो, 1 into 1 1 और -15। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, कितना आ गया, 18 2 जा 36, ये कितना आ गया, -2 प्लस का 6, और ये कितना आ गया, माइनस का 14 14 4 जा कितना हो गया 56, तो ये कितना निकल गया, माइनस का 14। सही है, तो मतलब अगर हमने इसे ऐसे ही रखा तो वैल्यू कितना है, -14। अब इसकी सारी रोज को क्या कर दो, तो अगर तुमने इसकी सारी रोज को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, ठीक है, 2 3 4 1 5 2, ठीक है, 3 1 4, ठीक है, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -14। क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू -14 ही आएगी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मान के चलो मैंने इसका, ये कोई भी मैट्रिक्स रहेगी उसका ट्रांसपोज कर दिया। डिटरमिनेंट होती क्या, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो कल मैं तुम्हें ध्यान समझा रहा था, वहां देख लेना। आप सिंपल इसका जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20,
ठीक है, और 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस 1 को ऐसे लिखा, ठीक है, 3 4 12 और कितना हो जाएगा 8, ठीक है, फिर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 2 6 और 20, ठीक है, तो ये हो गया आपका 36 माइनस 8 माइनस का 42, तो कितना हो गया माइनस का 14। तो तुम्हें यहाँ से क्या दिखा, ये मैंने तुम्हें पहली प्रॉपर्टी प्रूव करा दी कि अगर मैं सारी डिटरमिनेंट के सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट अरे प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे प्रॉपर्टी 1, आप पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे जहां पे यूज करोगे, ठीक है, तो इफ इसकी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है, इफ वी चेंज ऑल रोज इनटू कॉलम और वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहती है अनचेंज रहती है, ठीक है, क्लियर। ट्रांसपोज वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोज ना करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड वैसे ज्यादातर किसका है मैट्रिसेस का, ठीक है, ये वो समझाने के लिए मैंने तुम्हें कह दिया, ठीक, तो इसे नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट याद रखो, निकाल के कितना है इसका डेल माइनस 14 है, काम आएगा, ठीक है, इसका याद रखना है, डिटरमिनेंट हमने निकाल रखा है, इसका डिटरमिनेंट बार बार निकालने से बढ़िया है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर, ठीक है, हमारे डिटरमिनेंट की दो रो सेम होंगी, क्या कोई भी दो रो सेम होगी या कोई भी दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 3 4 थी और इसे भी क्या कर दिया मैंने, ठीक है, 2 3 4 लिख दिया मान के चलो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि R1 एंड R3 क्या है आपकी आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी इसकी 0 डायरेक्टली, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितनी आएगी 0, और तुम निकाल के भी देख लो अगर तुम्हारी, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई कैसे आएगी, ठीक है, तो ये अगर हम इसे निकालेंगे तो खुद ही बताओ 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 5 4 जगह कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 माइनस 3 4 माइनस 4, सही है, प्लस 4 3 माइनस 10, सही है, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, 2 3 4 2 3 4, ठीक है, 2 को ऐसे लिखा 5 4 20 3 2 6, ठीक है, माइनस 3 को ऐसे लिखा 1 4 4 2 2 4, सही है, फिर 4 को ऐसे लिखा 1 3 3 और इसका, ठीक है, तो ये आपका कितना है 20 माइनस 6 28 माइनस 0 प्लस 20 माइनस 28, सही बात है, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया बताओ 0, तो इसका प्रूफ है। तो ये तो मैंने दो रो का बताया, ऐसे अगर दो कॉलम भी सेम होंगे, जैसे मान के चलिए कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये कोई क्या है डिटरमिनेंट है 2 3 1 2 3 1 और 1 4 2, हमें यहाँ दिख रहा है कि भाई C1 एंड C2 क्या है आइडेंटिकल, हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, अब आइडेंटिकल के बाद लिखना क्या है, इसके बाद लिखना है, ठीक है, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, और क्यों 0 हो जाएगा उसकी कहानी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अब कहानी क्या है स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट आप ही देख सकते हो, ठीक है, अपनी बुक में, और मैं भी अभी यहाँ पे बता देता हूँ, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल, ठीक है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है, तो ज्यादा बेटर कि अपनी लैंग्वेज में उसे याद करके रखो दिमाग में, ठीक है, उसे जल्दी एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर दो रो या दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट के क्या जाते हैं आइडेंटिकल, तो उस डिटरमिनेंट के लिए क्या रहती है 0, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, अभी नहीं यूज करना है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक, तो मैंने ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, जो उससे पहले जो पहली वाली प्रॉपर्टी बताई वो आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगी, लेकिन ऐसे मिलेगी कि वो क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो रेयर यूज होती है तो, ठीक है, उसमें दिक्कत होती है ना, जो बार बार यूज हो रही है तो उसका तो हमें सब कुछ समझ में आता है, तो उस पहली वाली प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होगी, लेकिन जहाँ पे होगी तो वो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उस पे बेस कम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी 2 ध्यान रखना, अगर मैं कोई भी दो रो आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, या कोई दो कॉलम भी आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट भी होता है 0, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी,
प्रॉपर्टी 3 क्या, तो प्रॉपर्टी 3 कहती क्या है, अब मैं कुछ और ले लेता हूं। अभी ये पहला वाला करा था नोट किसी ने, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इसमें डिटरमिनेंट आपने -14 आया था, ठीक, चलो कोई नहीं, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं, 1 4 3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, प्रॉपर्टी थर्ड ये कहती है कि भाई अगर आपने किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का ऑपरेशन हमने मैट्रिसेस में सीख रखा ना, इंटरचेंज जैसे R1 को R3 से इंटरचेंज कर सकते थे, या यहाँ कॉलम भी इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, वहां कॉलम भी इंटरचेंज हो सकते थे, लेकिन कब, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो मतलब अगर मैं कभी किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करूं या कभी किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, अगर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है पहले तो बाद में क्या जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, ध्यान ये रखना, डिटरमिनेंट एक क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। मैट्रिसेस कभी एक वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन डिटरमिनेंट होता क्या है, जब किसी मैट्रिसेस में से डिटरमिनेंट का साइन लग गया ना, तो मतलब ये एक सिंगल यूनिट बनेगी खोल काल के, ठीक है, तो डिटरमिनेंट एक सिंगल यूनिट होती है, मैट्रिक्स सिंगल यूनिट होती है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, हमारी प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि अगर हमने कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू ऑफ जो आपकी डिटरमिनेंट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए पहले इस डिटरमिनेंट को निकाल देते हैं, तो कितना है, 5 3 15, ठीक है, 4 2 8 -3, ठीक है, ये कितना निकलेगा आपका, 3 1 3 -2, सही है, ठीक है, और +4 4 -5, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 15 -8 7 7 2 14, ये कितना निकल गया आपका -3, और ये कितना निकल गया -4, सही है, डिटरमिनेंट कितना निकलेगा 7, तो ये नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाल दिया। अगर मैंने इसकी दो रो इंटरचेंज कर दिया, अब इसमें मैंने एक कोई भी, जैसे मैंने R1 को कहां भेज दिया, R3 में इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो मतलब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका R3 ऊपर आ जाएगा और 2 3 वो नीचे आ जाएगा, बाकी सेकंड रो तो ऐसी रहेगी। तो मतलब मैंने ये क्या लगा दिया, ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आएगी, ये प्रॉपर्टी कहती है, साइन चेंज हो जाएगा इसका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब करके भी देख लो, तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 को ऐसे लिखा, 5 5 4 20 20 -6 कितना निकल गया, 14, सही है, -4, ठीक है, 1 4 4 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है, +3, ठीक है, 1 3 3, ठीक है, तो -7, ठीक है, तो देख लो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 14 -21, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, -7। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो रो को इंटरचेंज करा, तुम दो कॉलम को भी इंटरचेंज करके ये प्रॉपर्टी ला सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी किसी डिटरमिनेंट में दो रो को इंटरचेंज करूंगा या दो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, तो होगा क्या, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो इसे जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। स्टेटमेंट आपको मिली जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, then the value of determinant then the sign of determinant changes, determinant का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है, ऐसे लिखोगी प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3, ठीक है भाई। तो इसे जरा ध्यान से समझते रहना ये प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज की खास बात ये है कि इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, 40-45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इस पे जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें अप्लाई करना मेन चीज है, तो उसका डिटरमिनेंट याद रखना है, 7 निकाला ना इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 होगी खत्म, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 है आपकी स्प्लिट वाली है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर मैंने किसी डिटरमिनेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई कराए, क्या कराए, जैसे ये है डिटरमिनेंट, इसमें मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई करा दी, k इंटू डेल, डेल तो क्या है डिटरमिनेंट, डेल एक वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी तो वो डेल है, तो ये k इंटू डेल इक्वल्स टू, यहाँ पे भी k क्या आ जाएगा बाहर,
ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है। तो लेकिन इसकी उल्टी प्रॉपर्टी यूज होगी, रिवर्स वाली, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर मैंने किसी भी डिटरमिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराई, डिटरमिनेंट में, ठीक है, मैट्रिसेस में नहीं, डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ऐसी बात होती है कि मैंने तुम्हें पहले दिन बताया कि भाई डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो स्पेशल का मतलब ये है कि उसकी खुद कुछ ना कुछ क्या होंगी, अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, इसीलिए तो उसका नाम अलग से दिया, नहीं तो मैट्रिसेस में ही पढ़ लेते हैं उसे। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्क्वायर की वैसे क्या होती है, अपने में भी बहुत सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे नहीं कि उसकी रेक्टेंगल जैसे प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि भाई डिटरमिनेंट की भी कुछ अपनी खास प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए इसे अलग से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैंने किसी भी स्केलर से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करी, तो उस स्केलर की मल्टीप्लाई में किसी भी एक रो में कर सकता हूँ या किसी भी एक कॉलम में कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। क्या इस के की मल्टीप्लाई में किसी भी एक रो में होगी। अब वहां मैट्रिसेस में तो सबके साथ जाता था, वो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज थी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि इस के की मल्टीप्लाई तुम किसी भी एक रो के साथ कराओगे, किसी भी एक रो के साथ। अब वो किसके साथ कराओगे तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, या किसी भी एक कॉलम के साथ करा सकते हो, ठीक। अब जैसे इस के की मल्टीप्लाई, इस के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस के को मैंने कहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, मान के चलो R2 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, तो क्या हो जाएगा k 5k, ठीक है, 1 4, ठीक है। मैं किसी कॉलम के साथ भी करा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कराई, की सेकंड रो के साथ। अब इस k की मल्टीप्लाई में किसके साथ करा सकता हूँ, ठीक है, मैंने करा दी मान के चलो C3 के साथ, किसके साथ करा दी, तो ये क्या हो जाएगा 4k 2k 3k, और ये हो जाएगा आपका 2 3 1 5 1 4, ठीक है। वैल्यू डिटरमिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो होगी सिंपल प्रॉपर्टी। इसका जो रिवर्स वाला पार्ट है ना, वो ज्यादा यूज आएगा। क्या कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, एक कॉलम में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा, तो बाहर ले सकते हैं। जैसे यहां से मुझे k कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो k बाहर आ सकता है, ठीक है। या किसी भी रो से कुछ किसी भी रो से कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, किसी भी एक रो से, तो वो सीधा बाहर आ सकता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी से क्या सीखना है, कॉमन लेना। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, किसी भी एक रो से ले सकते हैं या किसी भी कॉलम से ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेना हमने यहां से सीखा इस प्रॉपर्टी से। बाकी ये मल्टीप्लाई वाला तो बहुत कम आएगा काम, ज्यादा काम क्या आएगा, कॉमन लेना। तो कॉमन हम कैसे ले सकते हैं, किसी भी रो से या किसी भी पूरे से कैसे ना, पूरे से नहीं लेना, ठीक है, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अब तुम्हें समझ में आने लग जाए, ठीक है। अभी बस एक बार क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है भाई। तो ये मैंने बता दिया, तो इसकी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब तुम कॉमन लोगे ना, तो इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट नहीं लिखनी, लेकिन जो पहले की 3 प्रॉपर्टी बताई उनकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, स्प्लिटिंग की, किसकी, स्प्लिटिंग की, ठीक है। तो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी, वैसे उसका नाम स्प्लिटिंग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा कि भाई ये स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैंने उसका नाम दे रखा है, क्योंकि नाम देके क्या होता है, फिर समझाना आसान हो जाता है, ठीक। तो प्रॉपर्टी 4 होगी। अब आ जाओ प्रॉपर्टी 5। क्या प्रॉपर्टी 5 में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ आ जाती है, लेकिन वो उस चीज को मर्ज कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी 5 के लिए हटा देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, ठीक है। अपने दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज रखना, ठीक। अब प्रॉपर्टी 5 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि भाई अगर ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, x प्लस वाई, कुछ भी ऐसे, जरूरी नहीं वेरिएबल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी, ठीक है। ये कोई डिटरमिनेंट दे रहा हूं और यहाँ पे दे दिया कुछ भी 2 3 4 5 7 8, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, ठीक है, कैसी टर्म्स दिखे आपको, ठीक है, बाइनोमियल, बाइनोमियल समझ में आता था ना, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स होनी चाहिए एडिशन में, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब पता है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम बाइनोमियल फॉर्म में हो, तो हम उस बाइनोमियल को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है
कि इस डिटरमिनेंट, ये एक ही डिटरमिनेंट है ना, इसे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक बारी x लिखा, एक बारी y लिखा और एक बारी z लिखा, बाकी नीचे के तो सेम ही आते हैं, नीचे के क्या आएंगे? सेम, ठीक है। प्लस a b c और नीचे के यहाँ आएंगे सेम 2 3 4 5 7, ठीक। तो ये चीज सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान ही देना, जब तुम ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये सिर्फ एक ही रो में लगती है। अब मैं बताता हूँ बच्चों को कंफ्यूजन, ये क्लियर है? बच्चों को कंफ्यूजन पता है क्या होता है? जैसे ऐसे कुछ आता है x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है। और ये आ गया e प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और मान के चलो 2 3 4 ऐसा आ गया। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यार जैसे उन्हें ये दिखता है तो उनके दिमाग में आता है स्प्लिट कर दो इसे, ठीक है। लेकिन जब तुम स्प्लिट करोगे ना इसमें, तो तुम या तो इसे स्प्लिट करोगे फर्स्ट रो को या सेकंड रो को, ऐसे नहीं कि दोनों को स्प्लिट कर दिया। बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ऐसे करते हैं x a2 y b3 z c a प्लस, ठीक है, y b2 z c3 और x a4। बच्चे ऐसे करते हैं स्प्लिट, बिल्कुल गलत, ठीक है। ऐसे स्प्लिट नहीं होता। स्प्लिट आपकी होगी क्या? ध्यान सुनना, या तो r1 स्प्लिट होगी या r2 स्प्लिट होगी। एक ही रो को स्प्लिट करना, बाकी दो रो क्या रहेंगी? सेम। और ऐसी कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जब कॉलम में होगा तो बस सेम ऐसे ही करना है, अभी रो में क्या है वैसी कॉलम में होगा, समझ ले। तो ऐसे मत करना। और यहाँ पे भी अगर बाइनोमियल आ जाए तभी भी क्या होगा? कोई एक ही रो क्या होगी? सेपरेट होगी। ऐसे नहीं तुमने सारी रो को सेपरेट कर दिया, समझ ले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये गलती मत करना, बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी। तो सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी में होगा क्या? कोई एक ही रो, जैसे यहाँ पे तो एक ही रो दिख रही ना, तो ये बच्चे को आसान लगता है क्योंकि एक ही रो दिख रही, स्प्लिट कर दिया। लेकिन जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तीनों में भी बाइनोमियल, इसमें भी बाइनोमियल हो सकता था, तो होगा क्या? किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में तुम ये स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लाओगे। ऐसे नहीं कि सारी रो में कर दिया स्प्लिट, ठीक है। मतलब एक ही रो क्या होगी? स्प्लिट होगी, बाकी दो रो क्या रहेंगी? अनचेंज्ड, ठीक है, सही है। तो इससे भी हमें काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसे मैं सेपरेशन वाली या स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी कह सकता हूँ, ठीक है। तो सेपरेशन या स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी में जब भी बोलूं तो समझ जाना कि भाई स्प्लिट करना है इसमें, ठीक। बाकी इसका प्रूफ कोई भी नंबर ले लेना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए होगा तो किसी नंबर को ले लेना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे 9 5 7 2 3 4 और 4 5 7। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस 9 को जबरदस्ती क्या लिख देना? कुछ भी लिख देना, 8 + 1 7 + 2, ठीक है। जैसे मान के चलो इसे मैंने लिख दिया, ठीक है, 4 + 5, ठीक है, 2 + 3 और 2 + 5। बस नीचे को ऐसे लिख देना। ये स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लाना, दोनों का डिटरमिनेंट निकाला और इस इंडिविजुअल का डिटरमिनेंट निकाला तो बराबर ही आएगा, मतलब समझ ले। तो मतलब इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, सही है। ठीक है भाई, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई? प्रॉपर्टी 5, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी 6 है क्या है? अब सुनो, जो प्रॉपर्टी 6 है क्या? प्रॉपर्टी 6 कुछ नहीं है, ऑपरेशन जो तुमने सीखे थे, ऑपरेशन सीखे थे ना, r1 टेंस टू, या जो भी तुम लगाते थे, जैसे रो में r1 टेंस टू r1 प्लस, ठीक है, 5 r3 लगाते थे, ठीक है। तो 5 क्या था? स्केलर। तो अब यहाँ पे बस तुम्हें थोड़ा सा और दिमाग लाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री भी ले सकते हो, यहाँ पे क्या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री वो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स में तो सिंपल नंबर्स लिए थे ना, यहाँ पे इस k की जगह क्या ये k तो था, यही आपका क्या है? प्रॉपर्टी 6। तो यहाँ पे जो k है ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, ठीक है, और भी चीजें हो सकती है, ठीक। तो ये k हमें कुछ डिफाइन करना है। अब इन्होंने यहाँ समझा भी रखा है, जैसे एक डिटरमिनेंट इन्होंने ले रखा है a1, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है भाई। तो इन्होंने इस पे एक ऑपरेशन लगा दिया, r1 टेंस टू r1 प्लस, ठीक है, कुछ भी इन्होंने क्या लगा रखा? k r3,
ठीक है, तो सिंपल ये ऑपरेशन लगाए तो ये क्या हो जाएगा अपना a1 प्लस k टाइम्स ऑफ c1, a2 प्लस k टाइम्स ऑफ c2 और a3 प्लस k टाइम्स ऑफ c3। तो ये प्रूफ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं b1 b2 b3 c1 c2। ये प्रूफ मैं क्यों बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम कभी भी डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं ऐसे वाले, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो इसका आंसर आएगा ना डिटरमिनेंट का, वही इसका भी आंसर आएगा। समझ रहे? तो ऑपरेशन लगाने से, इस ऑपरेशन लगाने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे चेंज नहीं आया। तुमने ऐसे ऑपरेशन मतलब ऐसी चीज नहीं लगा सकते कि भाई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कुछ और हो रही है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वही रहती है, ठीक है। इस जैसे मैं बोलता था ना कि भाई ये 5 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। तो हमेशा मैथमेटिक्स में ये है कि भाई क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि तुमने किसी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मैट्रिक इसकी डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी इसका आंसर इसके जैसे ही रहेगा डिटरमिनेंट के। अब वो मैं प्रूफ भी करा देता हूँ। अब खुद पता इसमें स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, अभी अभी जो बताई थी। तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अभी अभी जो प्रॉपर्टी बताई स्प्लिट कर दिया, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा ac1 kc2 और kc3, और यहाँ क्या हो जाएगा b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब बताओ यहाँ से k कॉमन दिखाई दे रहा फर्स्ट रो से, ठीक है। तो यहाँ से k कॉमन ले लिया। अब मेरे पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लेना, इसके बाद k कॉमन लेना है इसके बाद। तो जब k कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि कॉमन हम क्या ले सकते हैं, किसी भी एक रो से ले सकते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। अब देखोगे R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो ये डिटरमिनेंट हो गया 0, ये 0 हो गया तो 0 into k भी 0 हो गया, तो ये आ गया पूरा 0। तो खुद बताओ डिटरमिनेंट आ गया ना ओरिजिनल वाला। इसका मतलब ये ऑपरेशन लगाने पे b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब सुन लो, चाहे यहाँ पे k कुछ भी होता, क्या k कुछ भी हो, इसीलिए मैंने बोला k कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी हो, आंसर तो यही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि k तो गायब हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब k तुम यहाँ पे कुछ कुछ का भी मतलब ये है कि रियल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, ठीक है, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें प्रूफ भी बता दिया कि भाई क्या प्रॉपर्टी 6 था, ठीक है। अब जिस दिन तुम्हें प्रॉपर्टी 6 लगानी खुद आ गई, क्या जिस दिन तुम्हें प्रॉपर्टी 6 खुद लगानी आ गई, ठीक है, तो उस दिन तुम्हें 4 ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ठीक है, अंतिम पग होगा, ठीक है। जिस दिन तुमने इसे, ठीक है, समझ लिया, तो उस दिन आपके 4 मार्क्स करने, ठीक, सही है। तो अब मैंने तुम्हें 6 की 6 प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर करते हैं थोड़े से कुछ क्या क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान सुन लो एक बार। प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती थी कि अगर मैंने सारी रोज को, क्या सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो अगर पहली वैल्यू डेल थी तो अभी भी डेल ही रहेगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे अभी देखो यूज आ गई ना, ठीक है। 2 रो आइडेंटिकल है या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट 0 लिख देना है। लेकिन जहां पे भी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे तो उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। जहां पे भी आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज करोगे कि भाई 2 रो सेम है, 2 कॉलम सेम है, तो वहां पे भी क्या लिखोगे, पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे कि भाई हियर 2 रोज या 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो मैंने फर्स्ट बता दी, सेकंड बता दी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर तुमने 2 रो को आपस में इंटरचेंज करा या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट पहले 7 आ रहा था तो रो को इंटरचेंज करना, डिटरमिनेंट कितना आएगा -7, ठीक है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने बताई इसकी कॉमन लेना या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई होती है डिटरमिनेंट में, तो वो किसी एक रो के साथ होती है, किसी एक कॉलम के साथ होती है, वो तुम्हारी इच्छा है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस था वो इंपॉर्टेंट, कॉमन लेना, कि मैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होगी, जब भी कॉमन लेना होगा तो यही यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन छोटा इसी से होता है, कॉमन ले, ठीक है।
फिर प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग वाली, ठीक है। स्प्लिटिंग में ध्यान रखें बच्चे गलती क्या करते हैं, स्प्लिटिंग होगी तो एक ही रो की होगी या एक ही कॉलम की होगी, बाकी दो रो या बाकी दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, अनचेंज रहेंगे, ठीक है। और छठी प्रॉपर्टी ऑपरेशन ही है, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन, बस मैंने बोला जो कि है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब रियल पार्ट होना चाहिए, और के क्वेश्चन में कुछ भी अफेक्ट नहीं रहा, तो मैंने प्रूफ भी करा दिया कि पहले डिटरमिनेंट जो था बाद में भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें प्रूफ भी बता दिया, ठीक है। अब बस ये है कि जो प्रॉपर्टी 6 जिस दिन तुम्हें खुद लगानी आ गई, क्योंकि उसमें बात है कि एक ही क्या, अब की यूज क्या करना है, ठीक है। तो जिस दिन तुम्हें ये लगाना आ गया तो उस दिन क्या है, तुम्हें मैट्रिसेस का 4 मार्क्स से, सॉरी डिटरमिनेंट की 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। 6 की 6 प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्या कुछ क्वेश्चंस। देखो भाई, अब तुम्हें करना क्या है, अभी तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है भाई, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, ठीक है। जो ये शीट है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मैं ठीक है डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, चैनल है, ठीक है। तो आप उस पर क्या कर सकते हो, ये शीट देख लेना, जो पहली बार देख रहा है, ठीक है। और जो वैसे ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इस शीट के, ठीक है, जो ये शीट में, ठीक है, डालूंगा, तो इस शीट के पहले के 10 पार्ट है, पहले क्वेश्चन के 10, सॉरी पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट है, कितने पार्ट है, तो पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट आपके होमवर्क है, और दूसरे क्वेश्चन के, ठीक है, 11 पार्ट आपके होमवर्क है। बस आपको होमवर्क समझ में आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट और दूसरे क्वेश्चन के 11 पार्ट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके मैं एक दो क्वेश्चन में खुद बता देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया आता है कि भाई ये होना कैसा है, ठीक है। ये हमारी एक्सेल शीट है, किस पे, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुमने ये कर लिया तो आपको मान के चलो कि आपके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। 80% क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन 20% क्वेश्चन में तभी भी क्या हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वो हम आगे और शीट करेंगे तो उसमें क्या होता है, फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो होमवर्क क्लियर है, ठीक है। ठीक, होमवर्क मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ इसी जो शीट है प्रॉपर्टीज वाली, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाली शीट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है 1 3 5 2 6 10 31 11 31, ठीक है भाई। इसमें कह रखा है इवेल्युएट। अब इवेल्युएट का मतलब क्या है, तो सिंपल एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे एक्सपेंड, ठीक है, मतलब मैं नहीं करूंगा एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड में क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी 8 पार्ट है, इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन के 11 पार्ट है, उसमें क्या लिख रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। बिना एक्सपेंड के इन सबको 0 प्रूव करना है। सेकंड के जितने भी पार्ट है उसमें बिना एक्सपेंड के इन सबको 0 प्रूव करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये वाला दिमाग लाएंगे, जिससे हमारे क्या हो जाए, कैलकुलेशन छोटी जाए, ठीक है। नहीं तो खोलने के लिए तो तुम इसे एक्सपेंड कर ही दोगे फर्स्ट के जितने भी पार्ट है। तो मैं करूंगा कि इसमें प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझ रहे। तो प्रॉपर्टीज अगर नहीं लगेगी तो ऑपरेशंस लगा देना, ऑपरेशन समझ में आ रहा है, छोटा कर देना, जैसे इसे है तो इसे हम छोटा कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन लगा के, ठीक है, उससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है, अगर तुम चाहो तो। नहीं करना तो एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने क्या करा, 2 कॉमन लिया, ठीक है। सेकंड रो से मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा, अब तुम्हें खुद देखना है कहां से कॉमन दिखाई दे रहा है, किस रो से दिखाई दे रहा है, किस कॉलम से दिखाई दे रहा है। तो टेकिंग, अब पूरा लिखना है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कहां से, R2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये 1 3 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 3 5, और ये हो जाएगा 31 11 38। अब तुम यहां लिखोगे भाई हियर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो therefore, ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पे लिख देना क्या, यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि if 2 rows और 2 columns of a determinant, ठीक है, are identical, therefore value of determinant is 0,
ठीक है, तो पूरा लिखना पड़ेगा, समझ में आया? तो प्रॉपर्टी से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो सकता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्वेश्चन बढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं कैलकुलेशन बड़ी बड़ी दे देता, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक। अगर हजारों में दे दिया तो हजारों वाला समझ लेना, और बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे दी ना एग्जामिनर ने, तो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हो, इसका मतलब वो उस पर प्रॉपर्टीज लगेगी और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें दिमाग लगाना है, क्योंकि अब इतना बढ़ा नहीं देगा कि भाई वो तुम करते रहो पूरे पेपर में वही क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब ऐसी तुम्हें, अब जरूरी नहीं है कि इस फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी लगे या जीरो ही है सबका आंसर, जैसे इसका जीरो है ना, अब ये दिमाग में मत चलना, क्योंकि अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये लगाना, अब सब ये जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है, अब इसमें तुम कोई सी प्रॉपर्टी लगाओ कभी जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है। जा सकता ऑपरेशन आ सकता है, ऑपरेशन आके तो कुछ फायदा होगा नहीं, सिंपल इसे एक्सपेंड कर दो, समझे। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल कि हर जीरो ही होगा, तो ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना है। अगर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो एक्सपेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम पे कि हम करते रहे, ठीक। लेकिन मतलब पेपर में इतना टाइम नहीं आता ना, अभी तो तुम लगा सकते हो दिमाग, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं कि तुम पहले सोच रहे फिर ये कर रहे, तुम्हें दिख गया तो ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे होमवर्क, ठीक है, फर्स्ट के बाकी पार्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट काट देना, वो 4x4 है, फर्स्ट का 7th पार्ट, 4x4 नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। वैसे मैं सॉल्व करना बता दूंगा, लेकिन उसे काट देना, ठीक। फिर ऐसी सेकंड का भी 10th क्वेश्चन है, वो भी काट देना, सेकंड का 10th पार्ट भी काट देना, ठीक, वो 4x4, ठीक। तो होमवर्क क्लियर है। बाकी दूसरे क्वेश्चन के कोई पार्ट तो नहीं बताने ना, बाकी मुझे पता है काफी पार्ट मैं नहीं बताने, ठीक है, तो इसीलिए आप ठीक है। तो होमवर्क ध्यान रखना भाई, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, फर्स्ट के 8 पार्ट और सेकंड के 11 पार्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट नहीं करना, 4x4 है, सेकंड का 10th पार्ट नहीं करना, 4x4 है। बाकी इनके डाउट हम करेंगे कल, ठीक है, और कल हम आगे बढ़ेंगे।